Okay class, so in second year chemistry we are going to start chapter number 6 today here. तो लास्ट कल हमने जो है वो चैप्टर 5 जो है वो एंड अप किया था, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। और आज हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ चैप्टर नंबर 6। छठा चैप्टर है आपका सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। ये भी आसान है, छोटे छोटे चैप्टर्स आप जानते हैं, बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर। तो लेकिन वो छोटे चैप्टर्स भी चूँकि ऑर्गेनिक है और केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो बस समझ लोगे तो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब इसके मुकाबले में फ़िज़िक्स या फिर बायोलॉजी, इसके चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन चूँकि बच्चों का इंटरेस्ट होता है और समझ में आ जाता है तो छोटा ही लगता है। और केमिस्ट्री छोटा चैप्टर भी बड़ा लगता है चूँकि इंटरेस्ट ही नहीं होता स्टूडेंट्स का, ये एक फ़र्क होता है। तो वरना बहुत आसान चैप्टर्स हैं, हल्का सा इतना सा कॉन्सेप्ट भी केमिस्ट्री का तो हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास ये आज स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, ठीक है। पहले पुरानी बुक के अंदर ये चैप्टर 8 हमारा हुआ करता था अल्काइल हैलाइड्स के नाम से। इस बार उसको चैप्टर 6 बना दिया गया है और चैप्टर का नाम लिख दिया गया अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। पुरानी बुक के अंदर हम सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस किया करते थे इन डिटेल। अब इस न्यू बुक के अंदर हमें क्या करना है कि हमें जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के साथ जो है वो अमाइंस को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, तो इसलिए चैप्टर का नाम बन गया। 2 कंपाउंड्स हैं। आज मैं आपको जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताऊंगा, आज हम अमाइंस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक अलग कंपाउंड है, इसकी अलग बातें हैं, इसके अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसकी अलग दुनिया है, ठीक है, अमाइंस की। तो आज हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में प्योर कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। मतलब पीछे ऑर्गेनिक चैप्टर 3 से हमने स्टार्ट किया हुआ, 3, 4, 5, अब 6 में आए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत आप अल्काइल हैलाइड्स के बारे में जानते हैं, है ना भाई। इस पर पूरा एक चैप्टर आ गया, मतलब एडवांस स्टडीज़ करनी है। जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था वो काफ़ी नहीं था, इन डिटेल आपको पढ़ना है चैप्टर्स के अंदर। कि सिर्फ हल्की से या ऊपर सरसरी तौर पर कुछ नॉलेज हमने ली तो ली है, लेकिन सेकेंड ईयर स्टूडेंट होने के नाते हमें इन डिटेल भी पढ़ना है इस कंप्लीट को, तभी तो आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट कहलाएंगे। तो इसलिए चैप्टर 6 डाल दिया गया इसके नाम पर, अल्काइल हैलाइड्स के नाम पर, जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल। अब इसको यहाँ पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इससे पीछे अगर चैप्टर नंबर 5 में या 4 में या 3 में कहीं अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेप्ट आया था तो वो मजबूत हो जाएगा, रॉक सॉलिड हो जाएगा। भले ये चैप्टर आपको समझ में कुछ भी ना आए, लेकिन पिछला अल्काइल हैलाइड आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो आपको अच्छी हो ही जाएगी एडवांस पढ़ने पर, आसान सी बात है। और किसी की एडवांस भी अच्छी हो जाएगी अगर दिल लगा के पढ़ेगा तो मसले की बात ही नहीं है। तो अल्काइल हैलाइड्स की सबसे पहले डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, मतलब 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एटलीस्ट 1 हैलोजन एटम बॉन्डेड टू एन अल्काइल रेडिकल आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। पता है सबको ये, अल्काइल रेडिकल के साथ आर के साथ अगर कभी एक हैलोजन का एटम अटैच हो जाएगा, कोई भी हैलोजन अटैच हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड है। मीन्स अल्काइल रेडिकल के साथ मतलब आर के साथ अगर कोई हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये अटैच हो जाएं तो ये कहलाता है हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच हो जाना, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड। और अब सब जानते हैं इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है RX। R यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, सॉरी अल्काइल रेडिकल है, CnH2n+1, और X यहाँ पर कोई भी 7 ग्रुप का एलिमेंट या हैलोजन है। मिसाल के तौर पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये जनरल फार्मूला हम कह सकते हैं, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, RX। ये पता थी आपको, कोई नई बात मैंने नहीं बताई, ठीक है। कल ही हमने पढ़ रहे थे कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करने के लिए बेंजीन के साथ RX का रिएक्शन कर रहे थे तो अल्काइल बेंजीन बन रहा था, टोलुइन वगैरह, याद है ना। तो कल ही पढ़ रहे थे, आज दोबारा से आ गया ये उठ के। तो ऑर्गेनिक में ये होता है, गिनती के 4-5 कॉन्सेप्ट घूम फिर के हर चैप्टर में आते रहते हैं और आसान बना देते हैं इस टॉपिक को। ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कि इसको सेक्शन बी में आ सकता है शॉर्ट में कि क्लासिफाई अल्काइल हैलाइड्स। तो ये भी हमने जो है वो पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 के अंदर नोमेनक्लेचर में। 3 टाइप्स के अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को हम लोग 2 डिग्री कहते हैं, टर्शरी को हम लोग 3 डिग्री कहते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, 1 अल्काइल रेडिकल इज अटैच टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ अगर सिर्फ एक अल्काइल रेडिकल अटैच हो तो ये प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसको कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लें, अगर इसके जनरल फार्मूला लिखें तो इस तरह से आएगा। तो ये जो हमारे पास हैलोजन है, दिस इज़ हैलोजन, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं
अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के सिर्फ एक ही तरफ रेडिकल अटैच हुआ है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है। इस पर अगर एग्जाम्पल अगर कुछ हमें बनानी है तो हम ये एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब जैसे देख लो, ये एग्जाम्पल आ गई, हेलोजिन में मैंने Cl डाल दिया, रेडिकल में मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया, तो आप देख सकते हैं अल्फा ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन के एक ही तरफ रेडिकल है, तो ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी को हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। क्लियर है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी में क्या होगा, 2 अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे अल्फा कार्बन से। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास रहा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल है, इसको हम कह सकते हैं R1, इसको हम कह सकते हैं R2, 2 रेडिकल अटैच है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे ये हमारे पास देख लो, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, अच्छा, कॉमन नेमिंग में प्राइमरी को लिखा नहीं जाता, प्राइमरी अंडरस्टूड होता है, तो उसको जस्ट हम लिख लेते हैं कि दिस इज इथाइल क्लोराइड, ये बना ऐसे ही ना। लेकिन जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो ना, तो ये सेकेंडरी है ना भाई, अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल, तो सेकेंडरी मेंशन करना ज़रूरी होता है आपको, तो आप उसको लिखते हैं दिस इज सेकेंडरी या सेक प्रोपाइल क्लोराइड। याद आया कुछ, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 रेडिकल अटैच होगा तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, अब जैसे देखो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल अटैच है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हमको कर लें तो ये देखो, ये मैंने हेलोजिन में Cl ले लिया और अल्फा कार्बन के 3 तरफ मिथाइल ग्रुप मैंने ले लिया, अब ये हमारा टर्शरी होगा, 3 डिग्री जिसको हम कहते हैं। अब ये टोटल 4 कार्बन है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात? वेरी इजी थिंग, मतलब पढ़ी हुई चीज़ थी, कुछ नया नहीं सीखा हमने यहाँ पर अभी, ये हमें पता था, लेकिन चूँकि मेरा काम है बुक में हर हेडिंग में करते हुए चलता हूँ, यहाँ पे करते हुए चल रहा हूँ। जब आप बुक खोलेंगे और मैं लेक्चर सामने रखेंगे तो लाइन बाय लाइन आपको लेक्चर वही भी होता रहेगा। इंपॉर्टेंट और गेस्ट पेपर, और शुरू में मैं नहीं, आखिरी में तो मैं आपको टारगेट पेपर दे देता हूँ, लेकिन आपको पता है क्लासरूम में खड़े होकर सर एक लाइन पढ़ाते हैं, कुछ भी हो जाए, भले आपको समझ में आए ना आए, लेंथी लगे, शॉर्ट लगे, आसान लगे, मुश्किल लगे, बट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक लाइन पढ़ा दूँ बुक की, ताकि ऐसा नहीं इन द एंड आप ये ना कह सकें सर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी और बोर्ड एग्जाम में आ गई थी, क्लास में तो रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं, प्रूफ मौजूद होगा पूरा। ठीक है, कि मैंने वो चीज़ पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, सही है। हाँ, लेकिन इन द एंड टारगेट पेपर भी दे दूंगा, जो थोड़ा सा वीक बच्चे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लें, ये आपको पता है हर साल देता हूँ मैं। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, बट फिर वही बात है कि इंटर तो निकल जाएगा, लेकिन वही एंटी टेस्ट में जब आप जाओगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, आप फंसी जाते हो इन द एंड। इसलिए मैं ये कहता हूँ पूरा पढ़ लेना ही हमेशा से बेहतर बात है, ताकि आप एंटी टेस्ट में ही कहीं पे भी आप एनईडी नस्ट कहीं पे भी आप दे रहे हैं वहाँ परेशान ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ RX, समझ में आ गया ये बात, टॉपिक यहाँ 2 तक तो मसला। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट्स आल्सो वेरी सिंपल थिंग, ये भी एक पढ़ी हुई चीज़ है, कुछ नई बात नहीं कर रहा है इसके अंदर में, तो 2 मिनट में बात कंप्लीट हो जाएगी। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं इसके अंदर किसी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन ले लिया मैं। अच्छा, मैंने नेमिंग की बात नहीं की बेटा इसके अंदर, ठीक है ना, वो आई थिंक बहुत बोरिंग हो जाता, फिर वो IUPAC कॉमन, ये तो हमने कर लिया ना चैप्टर 4 में, तो मैंने नेमिंग यहाँ पर नहीं की। इस बुक में भी इस चैप्टर के अंदर नेमिंग के बारे में तस्करा नहीं किया गया इस चैप्टर में, क्योंकि पहले बता चुके हैं ना, पेज ज़ाया करने की जरूरत नहीं है कोई खास। ठीक है, तो नेमिंग में नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम होता है और हेलो अल्केन के लास्ट इसका IUPAC नेम आता है। तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, या IUPAC में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज क्लोरोमीथेन। क्लियर है, पता है सबको ये बात? ओके, वरना मैंने इतना सारा लिखा था तो कोई बड़ी बात नहीं, तो 2 लाइन और लिख देना मेरे लिए कि IUPAC कॉमन, बट पता है तो ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा, जब हम CH3Cl की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से बन जाएगा, लेविस स्ट्रक्चर, बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो भले चाहे तो लोन पेयर दिखा दे Cl का, नहीं भी दिखाए तो चलेगा। ठीक है, सेंट्रल एटम कार्बन आया इसमें, सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है सराउंडिंग में, ऐसा ही है। हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसा कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp3 करता है, हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम ये बात, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा कार्बन इसमें। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा आएगा sp3 के अंदर, टेट्राहेड्रल आएगा, बॉन्ड एंगल कितना आएगा 109.5 डिग्री। तो एक कार्बन लेकर मैंने टेट्राहेड्रल बना दिया, ट्राइपोड स्ट्रैंड जैसा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 तरफ मैंने लगा दिए, और एक तरफ मुझे क्या लगाना है बेटा, Cl लगाना है। और Cl के बारे में आप जानते हैं
कि सिर्फ हाइड्रोजन वाहिद होता है जिसका डम्बल शेप आता है। क्लोरीन का हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन वाहिद होता है जिसका स्फेरिकल शेप आता है। हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो डम्बल शेप में आएगा, उसका पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना भाई। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके भी देख सकते हैं कि क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल के अंदर लाई करता है, इसलिए जब ये क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। दैट्स वाई ये नहीं कहना कि सर आपने यहाँ गोल सा लिखकर Cl क्यों नहीं लिखा, यहाँ 3 आपने सर्कुलर हाइड्रोजन लगा दिए हैं स्फेरिकल शेप में, आपने यहाँ पर सर्कुलर Cl क्यों नहीं लगाया, आपने यहाँ पर डम्बल शेप क्यों लगाया। जिसका फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का अच्छा है चैप्टर 2 का, तो उसके लिए मसले की बात ही कोई नहीं है कि क्यों कैसे क्लोरीन का जो है वो पी सबशेल डम्बल शेप में आता है। ठीक है, तो ये डम्बल में ही लगेगा, वरना ये नंबर इसके लेस हो जाएंगे अगर आप इसको डम्बल ही लगाएंगे Cl को। ये हमने किया था ना उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हमने एक ली थी, उसके अंदर जो हम मॉडल बना रहे थे डिफरेंट स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर भी तो जब Cl आता था तो डम्बल लगा देते थे, सिर्फ हाइड्रोजन में स्फेरिकल लगा देते। याद आ रहा है कुछ BF3 BCl3 का स्ट्रक्चर वगैरह जो था। ठीक है, तो कोई मसला स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको, कुछ नई बात तो नहीं थी, कुछ मुश्किल है। हाँ, बेंजीन का इसको मुकाबले में बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर था, तो आप याद करो मैंने आधा घंटा आपको समझाया था उसको बैठा के, लेकिन जाहिर सी बात है ये छोटा स्मॉल है तो उस पर बात नहीं करते ज़्यादा। जो मुश्किल टॉपिक आएगा वहाँ मैं टाइम लगाऊंगा पूरा, जैसे आगे आने वाले। समझ में आ गया था कोई मसला स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ओके क्लियर है। नेक्स्ट आगे आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल नेचर, जैसे कि हमने ये MCQs में आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने अल्कीन्स की भी आपको कराई है, अल्कीन्स वगैरह की सबकी कराई है, इसी तरह से बेंजीन की भी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कराई हैं आप। तो वैसे ही हमें अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, इसके नेचर कैसे होते हैं, दे आर गैसेस और लिक्विड्स। ये या तो गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं। शुरू वाले जो इनिशियल होते हैं इसके स्टार्टिंग मेंबर्स वो गैसेस होते हैं, उसके बाद आगे लिक्विड मेंबर्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके बहुत कहीं बाद आगे जाकर सॉलिड आने स्टार्ट हो जाते हैं। यही सेम आपको पता है अल्केन्स के लिए भी है, अल्कीन्स अल्काइन्स सब के लिए। शुरू में गैस होते हैं, फिर हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। ये क्यों होता है, चूँकि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के अंदर बढ़ते हैं तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टेट के अंदर वेरिएशन आती है, स्टेट चेंज होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि ये गैसेज और लिक्विड्स होंगे। सेम यही चीज़ हम लोग अल्केन्स के लिए लगाते हैं, सेम यही बात अल्कीन अल्काइन सब के लिए यही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि शुरू में गैसेज है, फिर लिक्विड है, बाद में सॉलिड है। और रीज़न सबका एक ही है, चूँकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट होनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे चेन की लेंथ लंबी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि या तो ये गैसेज होते हैं या लिक्विड्स होते हैं। सेकंड, दे आर स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर, स्लाइटली सॉलेबल होते हैं पानी में। देखो सॉलेबिलिटी को 3 तरह से हम बता सकते हैं, या तो पानी में हाईली सॉलेबल होगी कोई चीज़, या तो इनसॉलेबल होगी, या इन दोनों के बीच में स्लाइटली सॉलेबल होगी, स्पायरिंगली सॉलेबल जिसको हम कहते हैं, थोड़ी सी सॉलेबिलिटी होगी। अब ये पता कैसे लगता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें सारे नॉन पोलर बॉन्ड है तो वो तो इनसॉलेबल इन वाटर है, पानी में डिजॉल्व ही नहीं होगा, जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन टोटल नॉन पोलर होते हैं ये। इसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो 100% सॉलेबल इन वाटर है, जैसे अल्कोहल, मिथाइल, मिथानॉल, इथानॉल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पानी में पूरी तरह से इमिसिबल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और जिसके अंदर मतलब जो नॉन पोलर नहीं है, पोलर है, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, तो सूरत में क्या होगा कि वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये रहा, यस, इधर ही पे चेक करें, ये हमने यहाँ पर देख लिया कि ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो हमेशा नॉन पोलर होता है, ये हम जानते हैं। CH bond is always non-polar because of very little difference of electronegativity between those two atoms. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है, कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये इनका जो बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी नहीं आती, नॉन पोलर बॉन्ड होता है CH का, अगर जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना। ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की आपको, अगर आप याद करें, या जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को देखते हैं सीक्वेंस वाइज कंप्लीटली, तो उनको पता है ये बात मैंने की भी है कि कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि बहुत कम होता है, दैट्स वाई क्या होता है कि ये हमारे नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। तो हाँ, लेकिन ये जो CCl का जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये वाला बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है ना भाई, है कि नहीं है? चूँकि कार्बन और क्लोरीन का डिफरेंस, क्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के मुकाबले में, 3.5 तक इसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास आती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस सिनेरियो में इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कार्बन में पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, तो एक डायपोल क्रिएट हुआ है यहाँ पर। अगरचे हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कह सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन और साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और अगर सिर्फ ऐसे ही प्लस माइनस क्रिएट हो रहा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो डायपोल है।
तो वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसको आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, इसको 9 में आपने डायपोल डायपोल फोर्सेस के नाम से ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये डायपोल चूंकि पोलर बॉन्ड आ रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड हमारे पास आ रहा है दिस बॉन्ड इज पोलर, पोलर कोवेलेंट, इसकी वजह से क्या होगा, ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्लाइटली होगा चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दैट्स वाई स्लाइटली का वर्ड मैंने यूज़ किया। मतलब मॉलिक्यूल देखकर आप मेरे सामने 10,000 मॉलिक्यूल रखेंगे, मैं स्ट्रक्चर देखकर बता दूंगा आपको पानी में हल होगा कि नहीं होगा। आपको भी बता देना चाहिए अगर आपको थोड़ा बॉन्डिंग का हल्का सा कॉन्सेप्ट आता है। सिंपल से बातें हैं कि कब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं नॉन पोलर में, कब जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेज होती हैं और कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, अगर किसी को नहीं आती है, जो वीडियो देखते हैं उनको नहीं पता लगता कि ऐसा कैसे होता है, तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3, उसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को, तो वहाँ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज भी हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो वो वाला टॉपिक जाकर देख लें, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कहने का मकसद है कि स्लाइटली सॉल्वेबल इन वाटर है, तो प्योर कॉन्सेप्ट हो सकता है आपका अच्छा ना हो, इसका भी हल यही है ना कि आप उस वीडियो को जाकर टारगेट कर लें जिसमें सर ये बात बता रहे हैं। इसका असल तरीका यही है, आसान तरीन मेथड, जिसमें आप ये बहाने नहीं बना सकते कि सर अब अभी भी केमिस्ट्री मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ को आसान कर दी है मैंने अब, ठीक है। तो दे आर स्लाइटली सॉल्वेबल इन वाटर, पानी में स्लाइटली सॉल्वेबल होता है, मतलब नहीं हल, मतलब कम हल होता है, बहुत ज़्यादा हल नहीं होता, क्यों, चूँकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्केन, अल्केन से ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, चूँकि सिंपल वही बात, अल्केन सारे नॉन पोलर होते हैं और ये पोलर होते हैं, पोलरिटी आती है, इसकी पोलरिटी आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, दैट्स वाई अल्केन के मुकाबले में इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है अल्काइल हैलाइड्स की। क्लियर है सारी चीज़ें, तो मसला ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी 3 पॉइंट बस बता दी, बहुत ज़्यादा नहीं, बुक में ये 3 पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट याद रखें। इसके बाद आते हैं रिएक्शंस पर, आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक को पढ़ने का मकसद होता है रिएक्शंस को पढ़ना, जैसे कल भी हमने रिएक्शंस को पढ़ा था बहुत सारे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड, अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कैसे इसको बनाते हैं, किन रिएक्शन से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो किन रिएक्शन से इसको बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स को, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो हमारा कहलाता है। 3 मतलब मेन 2 मेथड मैंने यहाँ पर लिखा है, 2 तरह से बनाया जा सकता है, एक तो अल्कोहल से बनाया जाता है और एक अल्केन से बनाया जाता है। अल्केन वाला पहले बता देता हूँ, आसान वाला पहले ख़त्म कर देते हैं, सेकंड वाला पहले बताता हूँ। बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, पढ़ी हुई चीज़ है चूँकि ये हमने पढ़ा है इसको चैप्टर नंबर 3 के अंदर, टेस्ट भी दे दिया लास्ट वीक आपने इसका, है ना भाई। तो जब हम अल्केन्स लेते हैं उनमें जब Cl2 ऐड करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड बनता है हमारे पास, एक हाइड्रोजन निकलता है, एक Cl लगता है, तो CH3Cl बनता है और HCl निकलता है, तो क्या ये मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरोमीथेन, क्या अल्काइल हैलाइड है, पढ़ी हुई चीज़ थी है, इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है हमने, ये तो शॉर्ट में लिखा है, पूरा 1 पेज लिखा है इसके ऊपर, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो आता ही है, सिंपल बातें, इससे क्लियर है। अब आते हैं नंबर 1 अल्कोहल्स। अब ये न्यू रिएक्शन है, अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है बेटा किसको, अल्काइल हैलाइड्स को, अल्कोहल से भी बना सकते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को। अब अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाते हैं, हाउ कैन वी फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल किसे कहते हैं बेटा, ROH होता है अल्कोहल, ये पता है सबको ये बात, अल्काइल रेडिकल के साथ OH अटैच हो जाए अल्कोहल। अल्कोहल से बनाने के बेटा 4 तरीके हैं, बल्कि सॉरी 3 तरीके हैं, 1 2 3 तरीक़ों से हम बना सकते हैं अल्कोहल से, तीनों में अल्कोहल यूज़ होगा, ठीक है। सबसे आसान ये है, अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं HX का, HX मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एसिड होता है, हाइड्रोजन एसिड होता है, हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हैं, इसके अंदर HCl, HBr, HI कुछ भी आ सकता है, और ROH में R में कोई भी रेडिकल आ सकता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आपकी जो मर्जी लगा दो। तो आपको होगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी, क्या होगा, मैकेनिज्म देख लें, OH पर माइनस हो जाएगा, R पर प्लस, H पर प्लस और X पर माइनस, माइनस वाला प्लस से मिलेगा, प्लस वाला माइनस से मिलेगा, तो ये RX बन जाएगा और H और OH मिलकर वाटर बना लेगा। ये मैकेनिज्म है रिएक्शन कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर ROH में मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या ले लिया बेटा, अल्कोहल ले लिया, मिथाइल अल्कोहल, और HX में मैंने अपनी मर्जी से HCl ले लिया, तो सेम यही कंडीशन होगी, OH इस H से मिल जाएगा और ये CH3 इस Cl से मिल जाएगा, तो क्या CH3Cl बन जाएगा और साथ में HOH मिलकर के वाटर बना लेगा, बन गया मिथाइल क्लोराइड। क्लियर, इजी। तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन होता है किसके साथ, HX के साथ, हाइड्रोजन एसिड के साथ, तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। सेकंड, उसके बाद ROH का रिएक्शन सेकंड हम कर देंगे PX3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड,
ठीक है। PX3 X में फिर कोई हैलोजिनस होएगा। अब PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है। PCl3 तो बहुत फेमस है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं, PCl3 वही ले लेंगे हम लोग अभी। तो अब हुआ कि अच्छा ये रिएक्शन थोड़ा सा आउट ऑफ द मैकेनिज्म है, रट्टा बेस्ड रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। इसमें आपको बाय प्रोडक्ट जो है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे निकला है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो RX तो समझ में आ रहा है सर, RX तो बनेगा ही बनेगा, बनाना ही है ये अल्काइल हैलाइड, ये तो बनना ही है। लेकिन साथ में इसके साथ जो निकलेगा बाय प्रोडक्ट उसको याद करना पड़ेगा, H3PO3 निकलता है। H3PO3 इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। तो ये हमारा फॉस्फोरस एसिड कहलाता है। तो फॉस्फोरस एसिड यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। वो होता है फॉस्फोरिक एसिड, वो होता है H3PO4, और H3PO3 है तो ये फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरिक नहीं है, ठीक है। तो ये याद करने की पहली चीज़ है बोर्ड में जो आपको याद करनी पड़ेगी, मजबूर हैं हम, ठीक है। जो इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होगा अगर बनाना चाहेंगे, और ना मैं बोर्ड मिटाने नहीं चाहता कहीं पर भी, ठीक है। तो बस याद कर लेंगे कि H3PO3 हमारे पास ये बनेगा इसमें। तो बच्चे तो पूरा पूरा बोर्ड याद करते रट्टा मार के, आप एक लाइन तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई, केमिस्ट्री तो पूरी पूरी कराची पूरा पूरा चैप्टर रट रही होती है बैठ के भाई, तो आप एक दो वर्ड याद करने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना आपके लिए। तो ROH प्लस PX3, तो ये RX तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो है ना वो H3PO3 लाइक फॉस्फोरस एसिड हमारे पास एक डेवलप होगा। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है कि हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में इसकी। ROH में हमने ले लिया जैसे इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, और PX3 में हमने ले लिया क्या बेटा, PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3। अब इस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास RX बनेगा, RX मतलब C2H5Cl बनेगा, तो देखो C2H5Cl बन गया इथाइल क्लोराइड, और साथ में हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकल गया H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका था अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम PCl3 से करा दें या PBr3 PI3 से करा दें। बाकी बैलेंस करना होगा, 3 और 3 यहाँ लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था, बट नीचे वाले को बैलेंस करना पड़ा। अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसके नंबर नहीं दिए जाते बोर्ड एग्जाम में। इक्वेशन का बैलेंस होना इट इज़ नेसेसरी, भले आपको आसान लगता हो, मुश्किल लगता हो, दिल नहीं करता हो, बोरिंग लगता हो, बट करना पड़ता है बैलेंस। विदाउट बैलेंस 0 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का रूल है, ठीक है। तो याद रखना है कि विदाउट बैलेंस नहीं लिखना है कभी भी इक्वेशन। हाँ, अगर कोई इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो एक अलग बात है, बट बैलेंस नहीं है तो करना पड़ेगा। नहीं है तो फिर आप सीख सकते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हम क्लास 9th में सीखते हैं, क्लास 9 क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखते हैं। तो 9 क्लास के लेक्चर अगर आप लिखोगे मेरे तो उसमें जाओगे तो वहाँ बैलेंसिंग मैंने सिखाई हुई है, कंप्लीट बैलेंस हो 9 क्लास के बच्चों को, तो आप वो भी देख कर सीख सकते हैं बैलेंस। अगर आपको नहीं करना आता तो इन दैट सिनेरियो, करना आता है तो दैट्स ओके, ठीक है। और उसमें शर्माने की बात से क्लास में इतना बच्चे शर्माते हैं कि यार नहीं पूछेंगे, इतना आसान बात क्या पूछें। लेक्चर में फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ भी देख सकते हैं, थोड़ी ना कोई देखने आ रहे इतना आसान लेक्चर देख रहा है ये 9 क्लास के बच्चों का लेक्चर देख रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा, पता भी नहीं चलता। और आपके व्यूज़ मेरे पास आते हैं तो मुझे थोड़ी ना पता आपने व्यू किया है, बस लिखा हुआ था 1 व्यू आगे, लेकिन वो 1 व्यू किसका है ये यूट्यूब आपको नहीं बताता कभी भी, ठीक है। ये उसकी प्राइवेसी होती है, वो नहीं बताता आपको। तो किसका मतलब मुझे थोड़ी ना पता आप मेरे 9 के लेक्चर देख रहे हो, मैट्रिक के देख रहे हो, मुझे क्या पता, ठीक है। तो आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो इस तरह से। क्लास में अक्सर बच्चे नहीं पूछते हैं ना टीचर से, कितनी आसान बात पूछूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं क्या बोलेंगे, सब हंसेंगे। तो ये चीज़ आप घर पे कर सकते हैं, इसका डर भी खत्म हो जाएगा ये वाला। तो दूसरा हमारे पास हो गया। तीसरी बात, दो तरीके हो गए बनाने के। तीसरे तरीके क्या है कि ROH का रिएक्शन हम लोग SOX2 से कर लेते हैं। SOX2 में X यहाँ पर कोई हैलोजन आ सकता है, ठीक है। जैसे ROH में मैंने लिया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और SOX2 में मैंने SOCl2 ले लिया। X में मैंने क्लोरीन ले लिया, जैसे यहाँ पर भी Cl ले रहा था, यहाँ पर भी Cl ले रहा था। आप Br भी ले सकते हो, आप आयोडीन भी ले सकते हो, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं की बात नहीं। अगर मैं टेस्ट में भी आपको पता है मैं चेंज करके दे दूंगा, मैं Br2 लिख कर दे दूंगा। अब आप ये नहीं कह सकेंगे सर आपने तो बोर्ड में Cl2 से लिखाया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जब मैंने बोला ना कि कोई एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्शन नहीं है, और जहाँ एक्सेप्शन आती है वहाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड नहीं ले सकते, यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है ना भाई, ऐसे ही होता है। तो SOCl2 हमने यहाँ पर ले लिया, इसको हम लोग क्या है, जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का नाम है। तो जब C2H5OH को हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो देखो सेम यही होगा कि R जो है वो X से रिएक्शन कर जाएगा तो RX बन जाएगा, जैसे C2H5Cl बन गया। बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, हमारे पास 2 चीज़ें निकलेंगी इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एज अ बाय प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। ये भी विदाउट मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कहने का मकसद है बेटा, अभी हमने क्या सीखा इस टॉपिक के अंदर
ये रिएक्शंस के अंदर के अगर हमें अल्काइल हैलाइड्स को बनाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो अल्कोहल से बना दो या अल्केन से बना दो। अल्केन से बनाने के लिए क्या करना है, अल्केन का रिएक्शन हैलोजन से कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उससे क्या होगा, हमारा अल्काइल हैलाइड बन जाएगी, ये वाला इक्वेशन। और अल्कोहल से बनाने के 3 तरीके हैं, या तो आप अल्कोहल का रिएक्शन करा दो हैलोजन एसिड से तो बन जाएगा, या तो उसके रिएक्शन करा दो PX3 से तो बन जाएगा, या उसके रिएक्शन करा दो SOX2 से तो बन जाएगा। ठीक है, बन गया तीनों। क्लियर है? इतना मुश्किल इक्वेशन तो नहीं है कोई खास, बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो हर रेड से जो मैंने लिखा, रेड से ये जनरल रिएक्शंस हैं, और जो ब्लैक से लिखा मैंने एग्जाम्पल्स हैं। पेपर में एग्जाम्पल्स आती हैं, जनरल रिएक्शन नहीं आती है, आपको पता है। रेड वाला नहीं आएगा, ब्लैक वाला आएगा, इसलिए मैंने मार्कर चेंज करके लिख दिया। रेड वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए होता है आपके, कि देखो यार कोई और भी हो सकता है, और ब्लैक वाला एक एग्जाम्पल उसमें सेट करने के लिए होता है। पेपर में एग्जाम्पल सेट होके आती है, जनरल मैकेनिज्म से कभी भी कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही ना, आपने देखा होगा, आप कभी चेक करना, पता लग जाएगा। टेस्ट जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं टेस्ट में मैं जनरल मैकेनिज्म नहीं देता, मैं हमेशा उसमें एक स्पेसिफिक एक इक्वेशन देता हूँ कि आप इससे बनाओ। हाँ, क्लास में पढ़ाते हुए हम जनरल मैकेनिज्म में बात कर रहे होते हैं, ताकि हर तरह के सवाल आप सॉल्व कर लें। तो मसला यहाँ तक। बस इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो अभी स्टार्ट होगा तो क्लास के एंड तक चलेगा, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी फ्राइडे को, उसमें भी चलेगा ये। तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली क्लास तक हमारा जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आज मैं उसकी डिटेल बता दूंगा आपको, डेफिनेशन वगैरह। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 SN2, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, 100% आएगा पेपर में वो। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा। तो ये तो अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसके मैकेनिज्म में जो 100% आती है वो नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाए रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ तक का मसला बस ये कर लो कि 50% चैप्टर क्लोज हो जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, आप देख सकते हैं ना। रट्टे वाली चीज़ें ना, इस पर क्या बिला वजह मैं आपको घुमाते रहूँ। मैंने आपको बताया, मैं चाहूँ तो इस एक टॉपिक पर 2 घंटे बोल सकता हूँ, इस एक पॉइंट पर सिर्फ इधर उधर घुमा के, बट फ़ायदा नहीं है इससे कुछ। आप कॉन्सेप्ट देखो ना, जल्दी होगा तो क्या जहन में चीज़ें आ जाएंगी और आसान लगेगा, और दिल करेगा टेस्ट देने का। अगर ये मैं इसको लंबा करते जाऊँ ना, तो आपका दिल करेगा भागोगे आप इसके टेस्ट से, कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया। होता है ना, ऐसा होता है अक्सर, और छोटे चैप्टर होते हैं, टेस्ट देने में परेशानी नहीं होती। तो रिएक्शंस ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन जिसमें हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारा लास्ट टाइम हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर जो है वो हमारे पास वो क्लोज हो गया है, तो उसके वाले से ही कि टेस्टिंग का उसमें है सिस्टम। जाहिर सी बात है, मैंने तो यही अपना माइंड बनाया है। कल भी मैं बता रहा था कि सैटरडे को हम जो है वो, चूँकि हमने अल्केन अल्काइन का टेस्ट डिस्कस कर लिया, से बेंजीन रहता है, तो वो हम उसको ग्रैंड टेस्ट के तौर पे उसको हम लोग जो है वो सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स का रह गया था पिछले क्लास में, वो इस क्लास में ग्रैंड टेस्ट आपका चैप्टर 7 का जो है वो दे दें। सिंपल सी बात है। तो ये इन द एंड आप मुझे कुछ और सजेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो क्लास के एंड में। ठीक है, नहीं देना हो तो पहले से आप मुझे सजेस्ट कर दो क्लास के एंड में। ठीक है ना, उस दिन जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आप ये बोलोगे ना, तो फिर ये सही बात नहीं रहेगी। ठीक है, क्लास के एंड में मुझे बताना कि अब सर मेरी ये सजेशन है। ओके, रिएक्शंस ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स जो है ना, स्टार्ट में जब आते हैं, जब क्लासों में बैठते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्लास मैट्रिक्स हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में, तो आप जानते हैं कुछ बच्चे मेरे साथ रहते हैं, तो उसको पता लगता है कि सर यार बिला वजह के वो वाले टीचर नहीं है कि बस अपनी मर्जी थोपने वाले। सर बस हमारा अच्छा चाहने के लिए कुछ ना कुछ हमसे कह रहे होते हैं। वो आपको फील हो जाएगा आज नहीं तो कल इस चीज़ के बारे में। टेस्ट के बारे में भी ये सोचता हूँ, मुझे अफसोस होता है जब आप टेस्ट नहीं देते। भले आपको मज़ा आता होगा कि सर कितना गुस्सा हो रहा होगा, हमने टेस्ट नहीं दिया, हमें तो मज़ा आया सर को गुस्सा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा टीचर ही नहीं हूँ, आपको जानते हैं। बस मुझे अफसोस होता है कि यार इस बच्चे की तैयारी रह गई, अब ये पेपर में आ जाएगा तो खुदा ना खासा गलत नहीं कर देगा ये टेस्ट में। दैट्स मैं टीचर हूँ ना यार, 15 साल हो गए टीचिंग करते हुए, यही दिल में एहसास होता है कि बच्चे कुछ अच्छा ही करके पेपर में आए, गलत करके नहीं आए, वरना अफसोस होता है। सही बात है, शुरू में मुझे भी लगता था नहीं एटीट्यूड वाली बात नहीं, मैंने बोल दिया होना है और ऐसा वैसा ये वो, और बस। लेकिन अब ऐसा फील नहीं होता। एज अ टीचिंग एटीट्यूड आ गया तो बिल्कुल ही एक अलग बात होती है। अब दिल करता है यार बस पढ़ लो ताकि कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, आगे जाकर 3 4 साल 5 साल बाद मिलो तो आप मुझे बताओ कि सर हम इतने के अच्छे एक पोजीशन पर, डेजिग्नेशन पर, एक अच्छी जगह पर मौजूद हैं और हमें खुशी मिले कि यार वाकई में टीचर तो एक लेटर की तरह, मैं क्या पता उसी जगह पर हूँ, क्या पता मैं अपने आप को आगे ना बढ़ा सकूँ, मैं क्या पता उसी जगह पर हूँ फाइनेंशियली भी हर तरह से, लेकिन आप बहुत ऊपर जाएंगे मुझसे। क्योंकि टीचर एक लेटर की तरह होता है, एक सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी एक जगह पर कायम रहती है लेकिन बच्चे उस सीढ़ी पर चढ़कर उससे आगे चले जाते हैं, और ये खुशी की बात है एक टीचर के लिए। मैं आपको यही मिलूंगा, ऐसी तरह से मिलूंगा। अच्छा 10 साल पहले भी बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं सर आप तो वैसे ही जैसे पहले थे, कोई चेंजिंग ही नहीं आती आपके अंदर। तो हम टीचर होते ही ऐसा क्या करें,
कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे, 10 साल बाद भी ऐसे रहेंगे। आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए, चेंजिंग आनी चाहिए। चलो, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस, तो सबसे मेन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के, और वो हमारे पास है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब कुछ चीज़ें पहले मैं इससे पहले कि मैं इसको रीडिंग करना स्टार्ट करूं, हेडिंग पर कुछ बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन, हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करते हैं, ऐसा ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, क्या वो सैचुरेटेड होता है? क्योंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सैचुरेटेड होगा। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? हमने देखा था अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे। बेंजीन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा था। और साथ में अल्काइल हैलाइड भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैंने बताया 3 मैकेनिज्म होते हैं, 3 मैकेनिज्म पर होता है। एक कहलाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? हमारा अल्केन, याद है 3 स्टेप पर होता है जो अल्केन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? पढ़ा था कल, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? अल्काइल हैलाइड। हो गए सारे सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अल्काइल हैलाइड करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक से मुराद इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूशन होगी इसके अंदर, और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। Those chemical reactions in which the halogen of alkyl halide is substituted by a nucleophile is called nucleophilic substitution reaction or SN reaction in short। ये इसकी डेफिनेशन होगी 1 नंबर की। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसी न्यूक्लियोफाइल से, उस रिएक्शन को कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या शॉर्ट में जिसको हम लोग कहते हैं एसएन रिएक्शन। अच्छा, एसएन बोलेंगे, एनएस नहीं। अक्सर बच्चे एनएस, क्योंकि एन से न्यूक्लियोफिलिक होता है, एस से सब्स्टिट्यूशन। अक्सर बच्चे इसको एनएस लिखते हैं, ये एसएन उल्टा लिखना है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक तो लिखना है एसएन रिएक्शन, शॉर्ट में कहते हैं, एनएस नहीं कहते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। बस रूल है इंग्लिश केमिस्ट्री का। तो इसी को एसएन रिएक्शन कहा जाता है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये रिएक्शन होता क्या है, इसको जरा एक जनरल रिएक्शन से समझते हैं। ये रहा हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। और आपको पता है ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हैलोजन का, ये पोलर बॉन्ड है, ऐसा ही है बेटा। यहां पर हमारे पास हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और आर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई यहां पर कार्बन पर या रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। और कार्बन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है, हमने इसको नाम पढ़ा है कार्बोनियम आयन, याद है? कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन, सही है। अब क्या होगा, जैसे अगर इस पर आकर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। और ये ज़रूरी होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, जो इस नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज इस पर क्रिएट हुआ वो। जाहिर सी बात है, वरना अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो इसको ये रिमूव नहीं कर सकता। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो हैलोजन से स्ट्रॉन्ग हो। मैं लिस्ट बता दूंगा कि हैलोजन से स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन से न्यूक्लियोफाइल होता है। नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ न्यूक्लियोफाइल होती है ना भाई, बताया था। जो चीज़ पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव लविंग है, जो प्रोटॉन की तरफ जाता है। एक्स पर भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये वाला अगर इस नेगेटिव को, इस एक्स को हटाना है तो फिर इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और वो कुछ हमें लिस्ट में यहाँ पे लिखा, वो आगे बताऊंगा भी आपको, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ से बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, जाकर इस पार पर अटैक कर देगा। और देखो हो क्या गया, आर और एनयू के बीच बॉन्ड बन गया और हैलोजन बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हुई कि नहीं हुई? सब्स्टिट्यूशन होगी, एक की जगह पर कोई और आ गया, तो हैलोजन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये प्रोडक्ट हमारा बन गया RNU,
और ये हमारा क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। ये एक जर्नल मैकेनिज्म है, दुनिया के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे लिखाते हैं, सही है। अब अगर एक एग्जाम्पल रिएक्शन लिख लें, इस पर एक एग्जाम्पल रिएक्शन लिखते हैं, तो मैं RX में ले लेता हूँ क्या, CH3Cl। न्यूक्लियोफाइल में मैं ले देता हूँ क्या भाई, OH माइनस, नेगेटिव चार्ज है। होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, और OH क्या करेगा, CH3 पर अटैक कर देगा, CH3OH बन गया मिथाइल अल्कोहल, और साथ में Cl माइनस लिविंग ग्रुप हार। क्लियर है, बहुत आसान बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर दे बेटा, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे, सही है। क्लियर है बात है जी। तो ये हमारे पास, अब देखो यहाँ पर हम RX, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल सिर्फ OH नहीं हो सकता, देयर विल बी सो मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बहुत तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 तरह के न्यूक्लियोफाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो एक जनरल रिएक्शन है ना बेटा, और इस पर एक एग्जाम्पल मैंने डाला, एग्जाम्पल तो बहुत सारी हो सकती थी इसकी। सिर्फ ये तो नहीं कि न्यूक्लियोफाइल सिर्फ OH माइनस है, और भी चीज़ों पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं जो हैलोजन से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो वो मैं यहाँ पर आपको एक इस तरह से बुक में ही बना हुआ एक टेबल की सूरत में मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। ये हमारे पास RX हो गया बेटा, अल्काइल हैलाइड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और ये अल्काइल हैलाइड हमारा क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट भाई जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है, जिससे एक सब्सटेंस निकल कर दूसरा आता है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको अल्केन पढ़ा रहा था, यही बात मैंने बताई जब मैं आपको बेंजीन पढ़ा रहा था, और यही बात मैं बता रहा हूँ जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अल्काइल हैलाइड। कितनी आसान बात, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि कॉन्सेप्ट सिंपली, ठीक है। बट हम मसला क्या होता है, बच्चे को यही नहीं पता होता ये R क्या है, एंड तक पेपर से एक दिन पहले तक उसको यही नहीं पता होता ये X क्या है, तो वो उसको आसान बात भी पल्ले नहीं पड़ने वाले कभी भी। क्योंकि जब टीचर बता रहे थे तो उन्होंने सुना नहीं, या फिर उन्होंने क्लासेस को अटेंड नहीं किया, या फिर वो गए नहीं क्लासेस में, जिसकी वजह से क्या होता है या कि वो उनको बेसिक से कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, आपको क्या लगता है R के बारे में पूरी कराची जानती हो, जरूरी नहीं है। अक्सर ऐसे बच्चे सेकेंडरी में अगर उनको नहीं पता होगा कि R अल्काइल रेडिकल है और ये R कार्बन चेन है, अक्सर को नहीं पता होगा X हैलोजन होता है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि हम कितने कॉन्सेप्ट में पीछे हैं। हम इन द एंड बस ये सोचते हैं कि कोई ऐसा टारगेट पेपर मिल जाए, कोई ऐसा कोई ऐसा हमें इंपॉर्टेंट पेपर मिल जाए, गेस्ट पेपर मिल जाए जिससे हमारी तैयारी हो जाए, या ये सोचते हैं, या फिर हम पेपर रोक कर फिर आगे जाकर उसको किसी और बोर्ड से किसी और तरह से क्लियर कराते हैं। अक्सर यही कंडीशन होती है, अक्सर यही कंडीशन होती है, और ये बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग होता है टीचर्स के लिए। जैसे हम जब देखते हैं या बच्चे गलत डायमेंशन पे जा रहे हैं, पढ़ाई का फ़ायदा हमेशा से है, पढ़ाई का नुकसान कभी नहीं रहा, सही है ना भाई, कभी हमेशा से फ़ायदा कभी नुकसान नहीं रहा। और बाकी तमाम हमारे पड़ोसी ममालिक और बाकी तमाम कंट्रीज़ तालीम की वजह से ही वो आगे जा रहे हैं, और हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं, और हम लेकिन नहीं जा पा रहे, चूँकि हमारी मेंटालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है बजाय ऊपर जाने के। चूँकि हमारे अंदर देखा जा रहा है कि हम चीज़ों को समझने से दूर जा रहे हैं। हम अक्सर इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, शॉर्टकट तरीके, और ये चीज़ें पेपर कैसे नंबर आ जाए, जल्दी से पास हो जाए, कोई दूसरा तरीका, कोई अलग तरीका, इसको सोचकर हम टाइम वेस्ट करते हैं। अक्सर 90% कराची के बाद ये सोच रही होती है सेकेंडरी में आने के बाद। तो ये एक तरह से मतलब हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन जिसको हम कहते हैं ना, कि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा, वो पढ़ तो नहीं रहे, हम में कोई साइंसदान, कोई रिसर्चर, कोई बड़ा अच्छा कोई इंटेलेक्चुअल तो पैदा नहीं हो सकता इस तरह से, इस एक मेंटालिटी के साथ। तो पाकिस्तान तो किसी डायमेंशन में नहीं जा सकता, इसका मतलब है। और ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग, इसलिए मैं जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप फॉरेन चले जाओ, कुछ पढ़ के कुछ ऐसा कर लो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो। क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं दिखता कि एक मास, एक लोग जो है बड़ी तादाद में जो है वो कुछ इस तरह इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, क्योंकि मेंटालिटी वो नहीं है। सिंपल सी बात है ना, वो स्कूल में नहीं सीख पा रहे बच्चे, वो कॉलेज में वो चीज़ नहीं जान पा रहे हैं, टीचर उनको नहीं बता पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। वो एक तरह से वो एक नेगेटिव एक डायमेंशन की तरफ वो जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। और चूँकि वो सोशल मीडिया की तरफ जाते इधर उधर, तो वो तो पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया आपको ये बोल देता है कि भाई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई करने का, पढ़ाई करना बेकार है। सिंपल सी बात है, जब सोशल मीडिया बंदा कोई भी फेसबुक खोल रहा है, यूट्यूब खोल रहा है, वॉट एवर, तो उसमें तो आपको ये बोल दिया जा रहा है कि भाई पैसा, पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, और ये वो पढ़ाई बेकार है। और चूँकि गरीब कौम है ना, गरीब कौम को पैसों की परवाह होती है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तालीम किस चिड़िया का नाम है, उसको पैसा चाहिए। और वो लोग सही भी बोल रहे हैं कि इंसान पैसा कमा सकते हैं बिना पढ़े, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये हम नहीं सोचते हैं इस चीज़ के बारे में।
एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट तो हो जाएगी, लेकिन कंट्री वहीं रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप तालीम हासिल नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एज अ कंट्री, एज अ होल नेशन क्या करते हैं, हमें बैकवर्ड लेकर जाती हैं। चलो सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं। RX से, RX हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ठीक है, सबस्ट्रेट है जिस पर सब्स्टिट्यूशन अकर होगी, जिस पर कोई सब्स्टिट्यूशन होगी, जिस पर क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हैलोजन निकलेगा, उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसे ही होगा। अब न्यूक्लियोफाइल 6 तरह के अलग अलग हैं। न्यूक्लियोफाइल OH- भी हो सकता है, SH- भी हो सकता है, CN- भी हो सकता है, RCOO- भी हो सकता है, OR- भी हो सकता है, NH2- भी हो सकता है। ये सारे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं अलग अलग। अब ये आएगा कहाँ से, लेकिन इनको रिएजेंट होगा जिसके अंदर से निकलेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था कि NO2+ अगर निकालना है तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर चाहिए होगा। SO3H+ निकालना है तो SO3 और H2SO4 चाहिए होगा। अगर X+ निकालना है तो X2+ AlCl3 चाहिए होगा। अगर आपको R+ निकालना है तो अल्काइल हैलाइड के साथ आपको लेविस एसिड चाहिए होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये जनरेट किए जाते हैं ना किसी चीज़ से। इस तरह न्यूक्लियोफाइल भी किसी दूसरे कंपोनेंट से निकल रहे होंगे यकीनन। अब जैसे OH- है तो KOH से निकलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से K+ और OH- ऐसा ही है। SH- है तो KSH से निकल सकता है ये। CN- है KCN से निकल सकता है ये। RCOO है तो ये RCOO Na से निकल जाएगा, Na अलग हो जाएगा और RCOO अलग हो जाएगा, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये अभी मैं एक मैकेनिज्म बताऊंगा तो दिख भी जाएगा। OR है तो Na OR से निकल जाएगा, ये Na+ हो जाएगा, OR- हो जाएगा। NH2 है तो ये NaNH2 से निकल जाएगा, Na+ होगा, NH2- हो जाएगा। तो बेटा इस एरो के ऊपर हमने लिखा है न्यूक्लियोफाइल और एरो के नीचे आपको मिल रहा है रिएजेंट। वो रिएजेंट जो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की प्रोडक्शन करेगा, फॉर्म करेगा। सही है। तो ये इसलिए ऊपर एक लिखा है और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मैंने इस तरह से लिखा हुआ। तो समझो जरा इस टेबल में क्या चीज़ किस तरह से दिख रही है। तो RX इनमें किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अब जाहिर सी बात, आप OH से रिएक्शन करेगा तो अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा ना भाई, ROH बन जाएगा। ROH क्या होगा हमारे पास, अल्कोहल। अगर SH जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RSH। हमने पढ़ा था इसका नाम मरकैप्टन, थायो अल्कोहल जिसको हम कह रहे थे। मरकैप्टन ग्रुप बताया था, इथाइल मरकैप्टन, जो कि सुई गैस में डाली जाती है उसको ऑर्डर देने के लिए, स्मेल देने के लिए, याद आएगा आपको, बताया हुआ। CN- आ जाएगा तो नाइट्राइल बनेगा जिसको साइनाइड भी कहा जाता है, RCN। अगर RCOO इस R के साथ अटैच हो जाएगा तो ये प्लस ये माइनस है ना भाई। अगर RCOO- इस R के साथ तो RCOR बनेगा। क्या ये एस्टर होता है, RCOR। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, RC_O और OR ऐसे करके लिखा सकते हैं ना इस तरह से भी, RCOR। अच्छा, अगर ROR से मिलेगा तो क्या ईथर बनेगा। अगर RNH2 से मिलेगा तो क्या अमाइन बनेगा। इसके मतलब ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, सिर्फ अल्कोहल नहीं बनेगा आपके पास प्रोडक्ट में, ये बाकी चीज़ें भी बन सकती हैं। क्लियर है। ये डिपेंड करेगा आपने न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करवाया है। ये सारे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं। अब सब में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक एक एग्जाम्पल आपको मैं, आप देख सकते हैं सब में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सबकी मैं दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर देख लो, RX में मैंने ले लिया CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड सबसे सिंपलेस्ट, और KOH से रिएक्शन करा दिया। सब में बेटा एक ही मैकेनिज्म है, प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, CH3OH बना और KCl। ये ऊपर जो इक्वेशन लिखा है वही है, दोबारा से आगे। सही है, बना मिथाइल अल्कोहल बना, ये कॉमन नेम है। IUPAC में क्या बोलेंगे, मिथानॉल। तो मैंने, अच्छा जगह नहीं थी मेरे पास ज़्यादा लिखने की, मैंने स्लैश डालकर लिख दिया बच्चों। मतलब मैंने पहला लिखा कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल और स्लैश डाल के मैंने लिख दिया मिथानॉल। और ये पता भी थी आपको, मैं नहीं भी लिखता तो आपको जानते हो, ठीक है ठीक है ओके। उसके बाद RSH, अगर SH, अगर हमने CH3Cl लिया और KSH से रिएक्शन किया तो क्या हुआ, प्लस माइनस, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, CH3SH प्लस KCl हुआ। ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन हो गया ये। क्या ये मिथाइल मरकैप्टन है, थायोमिथानॉल भी कह सकते हैं। नेमिंग इसकी बताई थी मैंने आपको, मिथाइल मरकैप्टन या थायोमिथानॉल, ये हमारे पास कहलाएगा। इसी तरह से CH3Cl के साथ अगर KCN, पोटेशियम साइनाइड के रिएक्शन करेंगे तो प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से, तो क्या है CH3Cn बन गया और K और Cl मिलकर क्या बना, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, क्या ये मिथाइल साइनाइड है, कॉमन नेम है। और IUPAC में ये हमने पढ़ा था कि दोनों कार्बन को गिन लेते हैं, तो क्या ये इथेन नाइट्राइल है। IUPAC जब करते हैं तो दोनों कार्बन गिनते हैं ना, सियानाइड का भी कार्बन गिनते हैं।
तो मीथेन नाइट्राइल के बजाय क्या लिखते हैं, इथेन नाइट्राइल। ये सब चैप्टर 4 में बताया हुआ है, ठीक है, टेस्ट भी दे दिया आपने उसका, ठीक है। तो चैप्टर 4 में हुआ बताइए, मैंने अब सबकी नेमिंग आपको बताई कैसे करनी है। अच्छा, अगर हम CH3Cl के साथ रिएक्शन कराएं CH3COONA का, मतलब RCOONA है ना, तो R में हमको रेडिकल लगा लेते हैं CH3COONA। आप चाहो तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता ये तो आप इसको ओपन कर लो, CH3COONA, एक ही बात है। ये जो रेड से और ब्लू से मैंने लिखा, दे आर सेम थिंग्स। ये मैंने बॉन्ड ओपन कर दिया और यहाँ बॉन्ड पर ओपन नहीं है, बॉन्ड कंडेंस हुआ। ऐसा ही बात है ना भाई। सोडियम एसीटेट कहलाएगा, जैसे सोडियम, और ये CH3COONA एसीटेट आयन होता ही है। ये हमारे पास सोडियम एसीटेट, हमारे पास एक कंपाउंड है जिससे रिएक्शन कर रहे हैं। अब प्लस माइनस का जुड़ना बड़ा सिंपल है। ये हमारे पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये Na प्लस हो गया और CH3 पूरा माइनस हो गया। प्लस वाला क्या करेगा, माइनस से मिलेगा, माइनस वाला प्लस से, Na और Cl मिला तो NaCl बन गया, और ये CH3COO CH3 हमारे पास आ गया। ये एस्टर है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ओपन अप करके। तो हुआ क्या यहाँ पर कि बेटा एक यहाँ पर दो चेन चलेगी, एक चेन ये चलती है, याद है कि सबको, और एक चेन ये चलती है एस्टर में। ये वाली चेन अल्काइल होती है, ये वाली अल्कानोइड होती है। कॉमन में कहेंगे इसको मिथाइल एसीटेट, और IUPAC में बोलेंगे मिथाइल इथानोएट। याद है सबको, डबल चेन चलाते थे इस एस्टर के अंदर, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, राइट वाला अल्काइल लेफ्ट वाला अल्कानोएट करके चलाते थे, जो एसीटेट करके या फिर इथानोएट करके। मेरे पास जगह नहीं है बताने की ना, तो बस मैंने पढ़ाया हुआ तो इतना भी काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। वरना अब जगह होती तो मैं लाजमी आपको बताता करके पूरा डिटेल में। उसके बाद ROR बनाना है, तो हमने क्या किया, पहले RX ले लिया। RX में क्या ले लिया, CH3Cl। आपको दूसरा भी ले सकते हो, दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू एन एग्जाम्पल रिएक्शन, इट इज योर चॉइस कि आप रेडिकल में मिथाइल की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल कुछ भी ले लो। इट इज योर चॉइस कि आप हैलोजन में X में Cl की जगह पर ब्रोमीन, आयोडीन भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है। कतई तौर पे लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है कि जो सर ने लिखा दिया बस वही, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है ना भाई, क्लियर। अगर मैं एक एक के डिटेल में सब कराना शुरू करूँ तो वो एक पे पूरा बोर्ड भर जाए, अगर सबके मैं पॉसिबल बनाने शुरू कर दूँ एग्जाम्पल्स, है ना भाई। आपको ही पता है कि सर एक मिथाइल का बनाएंगे, फिर इथाइल का, फिर प्रोपाइल का, फिर ब्यूटाइल का, फिर पेंटाइल का। इतना फालतू टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे है ना भाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो गया। अब ईथर में क्या होगा, RX हम लेंगे, RX की रिएक्शन किससे कर देंगे, NaOR के साथ। तो NaOR में आप रेडिकल में CH3 लगा लेते हैं, जो दो रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ से आएगा, एक रेडिकल यहाँ से आएगा। चार्जेस लगा लेंगे, CH3 पर प्लस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, OCH3 पर माइनस। प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, ये बन गया CH3 OCH3, और ये बना NaCl, बाय प्रोडक्ट निकल गया। अब CH3 OCH3 नाम पता है, सबसे सिंपलेस्ट ईथर यही होता है। कॉमन में बोलेंगे डाइमिथाइल ईथर, IUPAC में बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर है। लास्ट एंड रिएक्शन हमारे पास है अमाइन बनाने के लिए। अब इस रिएक्शन को वो थोड़ा शायद बैक साइड से बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ उसको, ठीक है। RX में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फिर से कोई CH3Cl, लास्ट रिएक्शन बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए बैक साइड्स को दिखे, प्लस, और साथ में रिएक्शन इसका किससे हो रहा है, NaNH2 से हो रहा है, NaNH2। इस रिएक्शन को हमारे पास का इस कंपाउंड को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सोडामाइड, इसको सोडामाइड कहा जाता है, ठीक है। इस कंपाउंड को जैसे सोडामाइड, NaNH2 नाम है इसका, सोडामाइड। अब हुआ क्या कि यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस हमारे पास जनरेट होगा, तो प्लस वाला माइनस से मिलेगा, प्लस वाला माइनस से मिलेगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, CH3NH2 प्लस NaCl बना हुआ चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये चीज़ वहाँ पर भी बनी हुई, जिसको यहाँ से दिख रहा है वो यहाँ से दिख लेगा। तो कॉमन में इसका नाम हमारे पास हो गया, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलामाइन हुआ। कॉमन में इसका नाम मिथाइलामाइन हुआ। IUPAC में क्या बोलते हैं इसको, अमाइनोमीथेन। तो क्या कहने का मकसद हुआ बच्चों के, निकोलोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी निकोलोफाइल से, किसी ऐसे स्पीशीज है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है।
अब वो डिफरेंट हो सकता है, नेगेटिव चार्ज मुख्तलिफ चीज़ों पर अटैच हो सकता है। वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। कभी अल्कोहल बनता है, कभी अमाइन बनता है, कभी ईथर बनता है, कभी एस्टर बनता है, कभी हमारे पास जो है वो मरकेप्टेन बन जाता है। अलग अलग कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो बनते हैं, कभी नाइट्राइल्स बन जाते हैं। तो ये है। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी मैकेनिज़्म हमारे पास जो है वो डिस्कस हम करेंगे कि क्या इसका मैकेनिज़्म है, किस तरह से हम क्या करते हैं कि इसमें रिएक्शन का मतलब पोस्टमार्टम जो रिएक्शन का होगा ना, इसको ओपन अप करेंगे उसके बॉन्ड को। अभी तो मैं एक लाइन में बता दूँ, अब इसको इसका पोस्टमार्टम होगा बॉन्ड का, बॉन्ड को ओपन करेंगे, SN1 SN2 न्यूक्लियो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियो यूनिमोलिकुलर दोनों तरह के रिएक्शंस हम देखेंगे। तो पूरी अगली क्लास तो पूरे 1.5 घंटे उसी में जाएगी हमारी SN1 SN2 रिएक्शन में, जो कि हर साल पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमें करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है?